गुड इवनिंग बच्चों। जैसा कि आपको पता है अपना चैप्टर चला हुआ है मेटल एंड नॉन मेटल्स का, तो आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लासेस में हमने इसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया था, जैसे डिफरेंसेस, कहाँ कहाँ पे इनका यूज़ होता है, क्या क्या इनकी स्पेसिफिकेशंस है, सब कुछ हमने ऑलमोस्ट कवर कर ली है। तो आज इसका एक अच्छा टॉपिक है जो हमारे एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स में आता है, और वो टॉपिक हमें पता भी होना चाहिए अकॉर्डिंग टू आवर स्टैंडर्ड। जैसे हम 10th क्लास में हो गए हैं, तो हमें एटलीस्ट इस चैप्टर में इतना तो पता ही होना चाहिए, आज हम वो सीखेंगे। तो जो हमारा नया टॉपिक है वो है, इसी चैप्टर का नया टॉपिक है, हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्ड्स के बारे में, कि दो एलिमेंट आपस में एक दूसरे के किस बॉन्ड के थ्रू आपस में कनेक्ट होते हैं, या कैसे वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। उनका एक एग्जांपल है आयोनिक बॉन्ड भी, वो भी हम इसी में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग में हम ये सीखेंगे कि केमिकल बॉन्ड आपस में बनते कैसे हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको सीखने के लिए सबसे पहले हमें अपनी एक पीरियोडिक टेबल का पता होना चाहिए। देखो 9th में हमने आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाया था पीरियोडिक टेबल के बारे में, कि हमारे पास एक टेबल है जिसके ऊपर हमारे एलिमेंट हैं अकॉर्डिंग टू देयर नंबर्स। ठीक है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे क्या है, हमने ये अपनी एक पीरियोडिक स्टैंडर्ड पीरियोडिक टेबल नहीं है, लेकिन 10th में आप अगर आपके पीरियोडिक टेबल के स्टार्टिंग के 20 एलिमेंट भी याद कर लोगे तो भी काफ़ी रहेगा। तो ये मैंने क्या किया, सेलेक्ट करके 20 एलिमेंट्स को अरेंज कर लिया गया है। तो इसमें सबसे पहला है हाइड्रोजन, नंबर 2 पे है हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड 20 नंबर पे जो हमारा वो है कैल्शियम। जो इसके नंबर दिए हुए, आप सबसे पहले ये देखो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये सब इसके एटॉमिक नंबर हैं। हाँ, ये सब आपने आपकी प्रीवियस क्लास में 9th क्लास में मैंने आपको अच्छे से बता दिया था कि जो भी इसमें एलिमेंट है वो दो प्रकार, उसमें दो चीज़ें दी होती है, एक एटॉमिक नंबर होता है, एक आपका एटॉमिक मास होता है। तो जो इसकी नंबरिंग दे रखी है यहाँ पे 1 2 3 4, ये सब इसके क्या है, एटॉमिक नंबर है। और आपको 9th में भी एक बार बता दिया गया था, फिर भी आपको रिवाइज करा देते हैं। जो भी किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है वो उसके अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। दैट मीन्स क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। तो इसमें जैसे क्या है, हाइड्रोजन में 1 लिखा हुआ है ऊपर, दैट मीन्स क्या है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब आप कहोगे सर ये हमारे इस सिलेबस में कहाँ काम आएंगे, तो ये हमारे काम आएंगे कि हम ये देखेंगे सबसे पहले हमारा जो एलिमेंट है, जो एलिमेंट हम ले रहे हैं वो स्टेबल है या अनस्टेबल है। अब ये एक शब्द आपके पास 9th क्लास में भी आया था, अब 10th क्लास में फिर से आएगा, स्टेबल और अनस्टेबल क्या होता है। तो आज आपको ये भी फिर से रिवाइज कराएंगे कि कोई एलिमेंट स्टेबल कब कहलाएगा और वही एलिमेंट अनस्टेबल कब कहलाएगा। ये सब डिपेंड करता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स पे, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर कितने हैं। अगर जितने इलेक्ट्रॉन्स उसको चाहिए एग्जैक्ट उतने ही इलेक्ट्रॉन उसके पास है तो वो एलिमेंट स्टेबल कहलाता है, और अगर उसके पास उतने इलेक्ट्रॉन नहीं है जितने इलेक्ट्रॉन्स उसको चाहिए तो वो अनस्टेबल कहलाता है। फिर आप कहोगे सर हम अब ये कैसे पता करेंगे कि किसी एलिमेंट को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए कि वो अपने आप को स्टेबिलिटी या अपनी स्टेबिलिटी प्रूव कर सके। तो ये सब भी हालांकि 9th में आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया गया, लेकिन आप टेंशन ना लो, फिर से आपको रिवाइज कराएंगे, अच्छे से कराएंगे, आप ध्यान से सुनना, बड़े अच्छे से मज़ा आएगा। ठीक है बेटा, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप क्या करना, इन 20 एलिमेंट्स को याद कर लेना। ये हमारे क्या है, फर्स्ट 20 एलिमेंट ऑफ आवर पीरियोडिक टेबल। ठीक है बच्चे, अच्छे से याद कर लेना, इनके एटॉमिक नंबर याद करने। अगर आपको एटॉमिक नंबर याद हो गए तो ये सिंपल सी बात है, आपको क्या नंबर याद हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको पता चल गए कि हाँ इस एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इस एलिमेंट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, अगर आपको उसका एटॉमिक नंबर पता हो तो। अब आप कहोगे सर अब इससे हमारा क्या रिलेशन, चलो आपको ना एक मैं थोड़ा सा समझा के बताता हूँ, ध्यान से सुनना बेटा। देखो बच्चे, होता क्या है, जैसे आपको 9th में बताया गया था, क्या होता है बेटा, हमारा जो एक एलिमेंट होता है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। एलिमेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है, एलिमेंट के बिल्कुल सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, सब जानते हो, सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, और उसकी चारों तरफ क्या होती है, बहुत सारी ऑर्बिट्स होती है। जैसे ये बीच में हमने क्या ले लिया, न्यूक्लियस, उसके चारों तरफ क्या ले लिया हमने, ऑर्बिट्स ले ली इसके चारों तरफ। अब ये ऑर्बिट्स भी डिपेंड करती है उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उसी एलिमेंट की ऑर्बिट्स भी बढ़ती जाएगी। अब आपने 9th में ये तो पता ही होगा, चलो मैं फिर बता देता हूँ। जैसे क्या है, जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसके अंदर हमारे क्या होते हैं, प्रोटॉन और
न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। और जो हमारा ऑर्बिट्स है, उस ऑर्बिट के अंदर हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। रिवॉल्व का मतलब इलेक्ट्रॉन उन ऑर्बिट्स के अंदर घूमते हैं। तो आपसे पूछ ले इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो एक 1 मार्क क्वेश्चन हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट्स में प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऑलवेज कहाँ पे होते हैं, वो हमारे किसके अंदर होते हैं, वो हमारे होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों न्यूक्लियस के अंदर ही पाए जाते हैं। तो इसीलिए आपको एटॉमिक नंबर होता है, जितने भी इलेक्ट्रॉन बाहर ऑर्बिट में घूम रहे हैं वही उसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। आई बात समझ में। अब मैंने जैसे स्टार्टिंग में ही बोला था कि इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स और इलेक्ट्रॉन्स में क्या रिलेशन है, अब यही रिलेशन है। जैसे क्या होता है बेटा, हर ऑर्बिट की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। जैसे जो सबसे पहली वाली ऑर्बिट है, जो मैंने अब मैं डार्क कर रहा हूँ, ये सबसे पहली ऑर्बिट है। इनका साइन चेंज करते हैं। जो सेकंड ऑर्बिट है, देखो ये सेकंड जो ग्रीन कलर में हो रही है, ये सेकंड ऑर्बिट है। और जो ये है अपनी थर्ड ऑर्बिट मैंने बना दी, ये अपनी कौन सी है, थर्ड ऑर्बिट है। तो हर ऑर्बिट की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है कि वो अपने अंदर कितने इलेक्ट्रॉन को कंटेन कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि ऑर्बिट के अंदर कितने भी इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, हर ऑर्बिट की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। और उसका भी हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है 2n⁻²। ये रेस टू पावर n की है, ना कि 2 की। दैट मीन्स एक बार फिर से लिख के दिखा देता हूँ मैं, 2 इंटू में n⁻²। और यहाँ पे जो n है ये है हमारी नंबर ऑफ ऑर्बिट। अब इसी फॉर्मूले से हमें पता चल जाएगा कि कौन सी ऑर्बिट की कितनी कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन को कंटेन करने की। जैसे क्या है, हम एक बार अपना क्या कर लेते हैं, चेक करके देख लेते हैं। जैसे हम फर्स्ट ऑर्बिट का चेक करते हैं, हमारी n की वैल्यू 1 आ गई। हम चेक करेंगे कि पहली ऑर्बिट में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो मैंने क्या लिखा, 2 की जगह तो 2 लिख दिया, इंटू n की वैल्यू क्या रखी, 1 तो क्या बन गया, 2 × 1, दैट मीन्स 2। तो हमारे सामने आ गया कि हमारी जो सबसे पहली ऑर्बिट है वो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन को ही कंटेन कर सकती है। जो हमारी सबसे पहली ऑर्बिट है उसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन, और कम से कम तो आप चाहे एक भी मत रखो। मतलब अगर किसी भी एलिमेंट के पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो पहली ऑर्बिट में आके रुक जाएंगे। अगर 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हुआ तो इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट ऑर्बिट में चला जाएगा और नेक्स्ट ऑर्बिट में चला जाएगा। 2 तक पहली ऑर्बिट में रह सकते हैं, 2 से ज़्यादा होते ही वो इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट ऑर्बिट में चला जाएगा। तो पहली ऑर्बिट का हमें पता चल गया, पहली ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे अब हम सेकंड ऑर्बिट का करते हैं। सेकंड ऑर्बिट में क्या करेंगे, मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है, फिर करके दिखाते हैं। सेकंड ऑर्बिट में कितना आता है, देखते हो बेटा। सेकंड ऑर्बिट का फॉर्मूला लिखते हैं, 2 इंटू एन की वैल्यू क्या होगी, 2⁻²। 2 इंटू 4 8। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारी सेकंड ऑर्बिट है वो 8 इलेक्ट्रॉन को कंटेन कर सकती है अपने अंदर। इसका मतलब क्या है, अगर इस सेकंड ऑर्बिट में 8 या 8 से कम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 8 आ सकते हैं। अगर 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए तो वो इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट ऑर्बिट में क्या कर जाएगा, जंप कर जाएगा। अब सेकंड का पता चल गया, अब थर्ड का कर लेते हैं। थर्ड का कैसे, कलर चेंज करके बताते हैं आपको। जैसे क्या किया, 2 इंटू एन की जगह 3 आ जाएगा, 3⁻², कितना होता है 9, और कितना हो गया 18। तो ये जैसे जैसे हमारे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, हमारी क्या हो रही है, ऑर्बिट भी बढ़ रही है। मैंने आपको कहा था ना, इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सॉरी ऑर्बिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारे किससे, इलेक्ट्रॉन से। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं नई ऑर्बिट बनती जाती है। तो हमने सीखा, पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी ऑर्बिट में 8, तीसरी में 18, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। अब फोर्थ ऑर्बिट में क्या हो जाएगा, 2 इंटू 16 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 32। तो ये जो थर्ड ऑर्बिट बनेगी उसके अंदर हमारे कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, उसके अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 32। तो अब हमने एक सीरीज बना ली। कैसे सीरीज, देखो बेटा आप ये देख लो, पहली ऑर्बिट में मैं सारा रफ करके फिर बता देता हूँ आपको। यहाँ पे लिख देते हैं, जो फर्स्ट ऑर्बिट होती है, फर्स्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 2। सेकंड में 8, थर्ड
थर्ड में ऐसे तो आ सकते हैं हमारे पास 18 जो हमने निकाला था, लेकिन हम मिनिमम 8 अगर थर्ड में भी 2 के बाद किसी भी, जैसे सेकंड ऑर्बिट है ना, सेकंड ऑर्बिट के बाद किसी भी ऑर्बिट में अगर मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन भी रख लेंगे तब भी हम उसको क्या मानेंगे, फुलफिल मानेंगे। वैसे तो 18 चाहिए और फोर्थ में हमारे कितने आए थे 32, लेकिन सेकंड ऑर्बिट के बाद सब में अगर 8-8 मिनिमम भी इलेक्ट्रॉन रहे तब भी हम उसको क्या मानेंगे, फुलफिल मानेंगे। अब यही से हमारा स्टेबल और अनस्टेबिलिटी का पता चलता है। कैसे चलता है, अगर उसके पास उतनी ही ऑर्बिट है जितनी ऑर्बिट है और उसके अंदर अपने पूरे इलेक्ट्रॉन्स है तो वो एलिमेंट स्टेबल कहलाएगा। जैसे क्या है, मैं एक बार रफ करके एक आपको एक एलिमेंट बना के दिखाता हूँ, आप ये बताना वो स्टेबल है या नहीं है। कैसे है, जैसे मैं उसका एलिमेंट का नाम नहीं लूँगा, स्टार्टिंग में बता रहा हूँ। जैसे क्या, ये उसका क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। ये मैंने क्या बना दिया, फर्स्ट ऑर्बिट, ये मैंने बना दी सेकेंड ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट में मैंने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन कर दिए और जो उसकी सेकेंड ऑर्बिट थी उसमें मैंने कितने कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब आपसे कोई ये पूछे कि आप ये बताओ ये जो एलिमेंट है ये स्टेबल है या नहीं स्टेबल, तो आपने देखना पहली ऑर्बिट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, हाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, राइट। सेकंड ऑर्बिट इसमें मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं, हमने पढ़ा था सेकंड ऑर्बिट। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ जी ठीक है। 2 ऑर्बिट, दोनों ऑर्बिट में अपने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसका मतलब क्या है, ये स्टेबल है। क्या है, ये एलिमेंट जो है ये स्टेबल है। दैट मीन्स इसको ना तो कोई एक्स्ट्रा, इसके पास ना तो कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और ना इसके पास कोई कम इलेक्ट्रॉन है। जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे इसके पास एग्जैक्टली उतने इलेक्ट्रॉन है, तो ये स्टेबल कहलाएगी। अनस्टेबल कैसे कहलाएगी, जैसे इसके अंदर लास्ट ऑर्बिट के अंदर सिर्फ 7 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन हमने पढ़ा था सेकंड ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ना, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, 7 है, तो पूरे तो हुए नहीं हुए ना, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो जहाँ पे भी 1 हो 2 हो कितने भी हो, अगर कोई भी ऑर्बिट में 1 2 या मिनिमम 1 से लेके कितने भी इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी तो वो अनस्टेबल कहलाएगी, स्टेबल नहीं कहलाएगी। और वो अपनी स्टेबिलिटी पाने के लिए उस 1 इलेक्ट्रॉन को अपने नेबर एलिमेंट से उधार ले लेगी, या उसके पास कोई एक्स्ट्रा है तो उसको उधार दे देगी। इसी को बोलते हैं गेनिंग और लूजिंग। तो सबसे पहले हमने ये सीखा कि स्टेबिलिटी क्या होती है। स्टेबिलिटी होती है कि उसके पास उसके आउटर मोस्ट सेल में, आउटर मोस्ट सेल कौन सी होती है, जो सबसे बाहर वाली सेल, जैसे ये आउटर मोस्ट सेल में उसके पास एग्जैक्ट उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं जितनी वो कंटेन कर सकते हैं, वो उसकी स्टेबिलिटी कहलाती है। सब बच्चों को समझ में आ गया। चलो अब आपको ना डायग्राम से समझाते हैं कैसे। देखो बेटा, हमने अपने एलिमेंट पढ़े थे, सबसे पहले कौन सा था, अभी पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले हमने ये पीरियोडिक टेबल के 10 एलिमेंट्स पढ़े थे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, ये जो पढ़ा था। हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक नंबर है, 1 एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है, इसके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा कैसे, देखो आपको दिखाता हूँ। देखो जैसे क्या किया, हाइड्रोजन बीच में इसके जो ग्रीन मार्क का है ये इसका न्यूक्लियस है और बाहर इसकी 1 ऑर्बिट है। क्यों, एक ही तो इलेक्ट्रॉन है और 1 ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब आप ये बताओ कि फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, हाँ बिल्कुल सही बात, फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन 2 मैक्सिमम आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। हमने पढ़ा था फर्स्ट में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 18, लेकिन हम ये कर लेते हैं फर्स्ट में 2, सेकंड में 1, फिर उसके बाद जितने भी ऑर्बिट हैं सब में अगर मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन भी होंगे तब भी हमारा काम चल जाएगा। तो फर्स्ट में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 8, फोर्थ में 8, ऐसे 8 चलता रहेगा। लेकिन अब ये बताओ इसमें फर्स्ट में 2 होने चाहिए, है कितने, 1। दैट मीन्स ये स्टेबल है या अनस्टेबल है, वेरी गुड बच्चों, ये है अनस्टेबल। क्यों, आपने तो रीज़न बताया। स्टेबल ये तब होता जब इसके पास अपनी ऑर्बिट में उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं जितने इसको चाहिए। इसके फर्स्ट ऑर्बिट को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए होते, लेकिन है कितने, 1, इसीलिए हाइड्रोजन अनस्टेबल एलिमेंट है। अब सेकंड पढ़ते हैं। सेकंड हमारा कौन सा होता है, हीलियम। अब हीलियम में कितना, हीलियम का क्या था, एटॉमिक नंबर 2 था ना, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो हमारी पहली हमें 1 ही ऑर्बिट बनानी पड़ेगी। क्यों, फर्स्ट ऑर्बिट में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। देखो एक अपर में है और एक डाउन में है, तो ये क्या हो गया, हीलियम हमारा स्टेबल हुआ या अनस्टेबल हुआ,
वेरी गुड, स्टेबल हुआ। क्यों? क्योंकि इसके पास एक ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट, और फर्स्ट ऑर्बिट में कितने आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और इसके अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन है, तो हीलियम हमारा कैसा हुआ? स्टेबल एलिमेंट हुआ। अब आप कहोगे सर ये बीच में सेंटर में ये ब्लू और सॉरी ये ग्रीनिश कलर और ऑरेंज कलर में क्या है? ये बेटा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, जो मैंने कहा था ना आपके न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। ये वही बताया गया, न्यूक्लियस के अंदर इसके ऐसे है, लेकिन इसके जो आउटर मोस्ट सेल, जो इसकी एक ही ऑर्बिट बनेगी। क्यों? क्योंकि 2 ही तो इलेक्ट्रॉन है, और 2 इलेक्ट्रॉन को संभालने के लिए एक ही ऑर्बिट काफ़ी होती है। अगर 3 होते तो फिर एक नेक्स्ट ऑर्बिट बनाए जाते। क्यों? पहली ऑर्बिट में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम। अब हमारे पास 3 है, जैसे नेक्स्ट का पढ़ते हैं। जैसे नेक्स्ट हमारा क्या होता है? लिथियम। अब लिथियम के लिए क्या है? सबसे पहले अब लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3। अब हमने देखा एक फर्स्ट सेल बनाई, फर्स्ट सेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। हमने फॉर्मूला लगाया था कौन सा? 2 इंटू एन रेज़ टू पावर 2। ये फॉर्मूला होता है, किस चीज़ का फॉर्मूला होता है? ये फॉर्मूला ये डिटेक्ट करता है कि हमारी कौन सी नंबर की ऑर्बिट कितने इलेक्ट्रॉन को रख सकती है। तो हमने सबसे पहले देखा पहली ऑर्बिट बनाई, ये मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकती है? मैंने बताया था 2 इंटू एन रेज़ टू पावर 2। यहाँ पे 2 इंटू एन की पावर एन की वैल्यू क्या होती है? 1 रेज़ टू पावर 2, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। डैट मीन्स क्या है? जो हमारा फर्स्ट ऑर्बिट है वो सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन को, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास रख सकती है, उससे ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन्स को नहीं रख सकती। तो पहली ऑर्बिट बनाई, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रखती है, लेकिन हमारा एटॉमिक नंबर तो 3 है। इसका मतलब क्या है? इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, एक और इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया। तो उसके लिए हमें क्या करनी पड़ी? एक सेकंड ऑर्बिट बनानी पड़ी। और सेकंड ऑर्बिट हमारी कितने इलेक्ट्रॉन रख सकती है? 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पे हमारे पास तो एक ही है, तो ये भी अनस्टेबल कहलाया। अनस्टेबल क्यों कहलाया? क्योंकि हमारे पास तो इसमें आने चाहिए 8, है एक ही। ये होते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलो एक रैंडमली उठा लेते हैं, ये बेरियम का होता है। ऐसे आप ना 10 तक बना के देखोगे तो अपने आप को आपको समझ में आ जाएगा कि किसके अंदर एक्स्ट्रा एलिमेंट है, सॉरी किसके अंदर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, किसके अंदर एग्जैक्ट उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं जितने उसके ऑर्बिट में होने चाहिए, और किसके अंदर कम है। जैसे बेरियम है, बेरियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, तो 2 तो हमारे फर्स्ट ऑर्बिट में आ गए ना 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में, और 2 हमारे सेकंड ऑर्बिट में चले गए। तो ये भी अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसकी जो पहली ऑर्बिट है वो तो स्टेबल हो गई, उसके अंदर 2 ही आ सकते हैं, दोनों है, लेकिन सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन है कितने? सिर्फ 2। तो इसका मतलब अनस्टेबिलिटी कितनी है? 6 इलेक्ट्रॉन्स की अनस्टेबिलिटी है, या 2 इलेक्ट्रॉन की भी कह सकते हैं। कैसे? या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दे, तब ये स्टेबल हो जाएगी, या अपने अंदर 6 इलेक्ट्रॉन को ये ले ले। जैसे आपने 9th में पढ़ा था ना, उसके बारे में क्या पढ़ा था आपने 9th में? कि वैलेंसीज, कि इसकी कितनी वैलेंसी है, वैलेंसी स्टेबलाइजेशन। सेम ही तो बात होती है। ये वैलेंसी क्या होती है? आउटर मोस्ट सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही तो उसकी वैलेंसी होती है। तो 2 है। जैसे रैंडम उठा के देखते हैं, हमने उठा लिया ऑक्सीजन का। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है। ठीक है, अब 8 इलेक्ट्रॉन्स है, और जो जितना उसका एटॉमिक नंबर, उतने उसके अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसीलिए क्या है, हमें पता है ऑक्सीजन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स है, और हमें उनको अरेंज करना है। अब हम देखेंगे कितनी ऑर्बिट में वो अरेंज होंगे। सबसे पहले हमने एक न्यूक्लियस बनाया, ठीक है, फिर हमने पहली ऑर्बिट बनाई। अब हमें पता है पहली ऑर्बिट में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट में मैंने 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए। देखो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 ही डॉट है, 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए, लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8 है। तो अब कितने बच गए? 6 और बच गए, इसलिए हमने दूसरी ऑर्बिट बनाई। अब दूसरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? हमें पता है दूसरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास कितने हैं? 6 हैं। तो हमने दूसरी ऑर्बिट में कितने रख दिए? 6 रख दिए। अब भी ये एलिमेंट अनस्टेबल है। क्यों? 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर और आ सकते हैं, अभी भी आ सकते हैं ना, क्योंकि सेकेंड ऑर्बिट में 8 आ सकते हैं, इसमें तो सिर्फ 6 ही। देखो ये जो कोने में लिखा हुआ है 2,6, ये 2,6 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। 2 मीन्स पहले ऑर्बिट में कंप्लीट, पहली ऑर्बिट कंप्लीट, लेकिन सेकंड ऑर्बिट इसकी कंप्लीट नहीं हुई है। सेकंड ऑर्बिट तब कंप्लीट होगी जब ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेके अपने सेकंड ऑर्बिट में रख लेगा, और इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे उसके अंदर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जितने इसके अंदर मैक्सिमम कैपेसिटी है। और फिर ये क्या कहलाएगा? स्टेबल एलिमेंट कहलाएगा, है ना। तो आज आपको सिर्फ इतना ही बता रहे थे। हम क्या बताते हैं कि किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं, उनको हम कैसे बताएंगे कि ये स्टेबल है या अनस्टेबल है। किसके भी आप पे बताते हैं स्टेबल या अनस्टेबल? हम बताते हैं उनकी ऑर्बिट चेक करते हैं, क्या उनकी सारी ऑर्बिट फुलफिल है क्या। अगर एक एलिमेंट की जितनी भी ऑर्बिट है वे सारी फुलफिल है, तो क्या है? वो स्टेबल एलिमेंट कहलाएगा। अगर नहीं है तो वो क्या कहलाएगा? अनस्टेबल। अब अनस्टेबल कोशिश करता है अपने आप को स्टेबल बनाने की। अब वो स्टेबल कैसे बनाएगा? या तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर लेगा, या उसको कोई इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उसको क्या कर लेगा? गेन कर लेगा।
ये सब हम आपको कल बताएंगे अच्छे से। वही हमारा होता है आयोनिक कंपाउंड्स। जो आयोनिक कंपाउंड एक दूसरे से मिलके कंपाउंड, जो जब दो एलिमेंट एक दूसरे से मिलके कंपाउंड बनाते हैं तो उनको बोलते हैं आयोनिक। अब आयोनिक कंपाउंड्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो आयंस का इंटरचेंज करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन से ये आयंस ही तो है। अब आयंस क्या होते हैं? आयंस होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, कैटायंस एंड एनायंस। तो ये इन्हीं का इंटरचेंज को आयंस बोलते हैं। तो जब इनका इलेक्ट्रॉन्स का इंटरचेंज करते हैं, कुछ लूज कर लेते हैं, कुछ गेन कर लेते हैं, और जिनकी वजह से इन दोनों के बीच में क्या बन जाता है? बॉन्ड बन जाता है। उसी को बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड्स। तो वो हम आपको कल अच्छे से समझाएंगे। तो आज आप सॉरी, तो आज आपका मेन फोकस क्या रहेगा? एक तो आप 1 से लेके 20 तक के सारे इलेक्ट्रॉन्स, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स सॉरी हमारे जो एलिमेंट्स है किसमें, पीरियोडिक टेबल में, वो अच्छे से एक बार अच्छे से याद करके लिख के देख ले। सबका एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए। क्यों? एटॉमिक नंबर याद होगा तो आपको उसके इलेक्ट्रॉन्स का पता चल जाएगा, इतने इलेक्ट्रॉन्स है तो आप उनको अरेंज करना सीख जाओगे। सेकंड, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला? कि कौन से ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। फॉर्मूला मैं फिर से रिपीट कर लेता हूँ, सुन लो। 2 × n⁻², ये हमें बताएगा कि कौन से ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। जैसे ही आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना सीख गए तो आयोनिक बॉन्ड या आयोनिक कंपाउंड बनाना बहुत आसान रहेगा। आपको पता चलेगा इनकी वैलेंसी। ये हालांकि आपने 9th में पढ़ रखा है, वैलेंसी कितनी है, प्लस वाले प्लस है या माइनस है, प्लस में कितने, माइनस में कितने, ये सब वही चक्कर है, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में और बताया गया आपको। ठीक है बच्चे, अच्छे से पढ़ना, अच्छे से देखना। हर कंपाउंड की डायग्राम बना के, अगर आप एलिमेंट की डायग्राम बना के आप देखोगे वैलेंसी कैसे, तो बहुत आसानी से याद हो जाएगी। ठीक है बच्चे, आगे का काम हम कल करेंगे।